केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, उसमें क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में आपको बताएंगे। पिछला लेक्चर हमारा 3 पार्ट में था, जिसको आपने देखा होगा। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लें। सबसे पहले हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। इसे स्पेस लैटिस भी कहा जाता है। क्रम के अनुसार जब 3 डायमेंशनल एटम मॉलिक्यूल आयंस are arranged in a crystal that forms crystal lattice, जाल। जब एटम मॉलिक्यूल ए ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है वह स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। और जिस पॉइंट पर वो बनता है दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। तो प्रत्येक सब्सटेंस में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में अरेंज होते हैं। अरेंज होने के बाद जो रचना बनती है वह रचना इनकी क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल lattice, when repeated again and again, give rise to entire crystal lattice of given crystal is called unit cell। जिसमें कि छोटा से छोटा जो पॉइंट है वो बार बार जब अरेंज होता है, इस प्रकार से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा। इस यूनिट को हम कहते हैं यूनिट सेल। ए टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसी भी क्यूब के जो 8 कोने होते हैं, जब इस लैटिस पॉइंट पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं वो लोकेटेड होंगे, इस प्रकार का यूनिट सेल एक प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल में कि ये जो 8 पॉइंट इसमें दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इसके अलावा भी यूनिट सेल ये लोकेटेड होता है, दैट इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। वी कैन क्लासिफाई centered unit cell as follows. First, body centered unit cell। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर, ये जो 8 लैटिस पॉइंट है क्यूब के, इन पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं, इसके अलावा एक जो है ये सेंटर में भी ये सिचुएटेड होता है। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल along with 8 corners of cube। ये हमारा 8 कॉर्नर है क्यूब का। इसके अलावा 6 और पॉइंट फेसेस के along आ जाते हैं। इस प्रकार का जो यूनिट सेल है दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल along with 8 unit cell point, lattice point, there are 2 lattice point, one at the base and other at the top of the cube. This type of unit cell is known as end centered unit cell। About कल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक पर यूनिट सेल एटम में किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। आई विल डिस्कस नाउ। वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यू नो, इन ए क्रिस्टल each corner
contains 8 unit cell, 1 2 3 4 5 6 7 8, and each edge contains 4 unit cell and each face contains 2 unit cell. आप जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के क्यूब में ये 8 जो कॉर्नर्स हैं ये 8 यूनिट सेल हैं। एज जो है किनारे ये 4 यूनिट सेल तथा फेसेस 2 यूनिट सेल होते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे 3 प्रकार के क्रिस्टल में। पहला है प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब आप देखें आप इसमें कि ये 8 कॉर्नर है, इसका मतलब 8 कॉर्नर 8 यूनिट्स है। ये आपका 8 एटम से बना हुआ है। अब प्रत्येक यूनिट सेल में एक एटम, तो ये हो जाएगा 8 कॉर्नर इंटू 8 एटम। अब एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8 को। टोटल 8 है क्रिस्टल में, जिसमें 1 है, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 into 1/8 is equal to 1 atom per unit cell. इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, क्योंकि ये टोटल क्रिस्टल हमारा कितने से बन रहा है, 8 से। नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप इसमें देखिए 8 तो ये कॉर्नर हो गए। अब ये 8 कॉर्नर एट यूनिट सेल और एक हो जाएगा, ये कंट्रीब्यूट करता है 1/8 को, एक कॉर्नर। अब यहां देखें आप, इसके फेसेस पर 6 हैं, फेसेस पर 6 हैं, और एक जो है कंट्रीब्यूट करता है 2 को। तो ये हो जाएगा 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम, और 6 इंटू, क्योंकि एक जो है 2 को शेयर कर रहा है, 1/2 is equal to 3. तो टोटल नंबर ऑफ आइटम is equal to 3 plus 1 is equal to 4. 3 plus 1 is equal to 4. अब हम लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। You know, in every crystal 8 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट, सब में 8 कॉर्नर हैं, 8 यूनिट सेल हैं, एक यूनिट सेल एक एटम से, और इसमें एक सेंटर में है, इसमें एक जो है ये सेंटर में है। तो हम करते हैं 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1 आइटम। ये तो कॉर्नर का हो गया, और ये हो जाएगा सेंटर का, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये किसी को शेयर नहीं कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 plus 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम कॉर्नर को ले लेंगे। कॉर्नर 8 हैं सभी टाइप के यूनिट सेल में, और एक को वो 8वां भाग है, तो 1/8 हुआ। तो हम करते क्या है कि इस स्थिति ये होती है कि 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1, और यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने
फेसेस पर माने अदर देन कॉर्नर जितने एटम्स हैं ये जो हैं ये शेयर कर रहे हैं उसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। इम्परफेक्शन इन सॉलिड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल डिफेक्ट। That is also called as crystal defect. At absolute zero, the atom, molecule or ions are arranged in well-mannered order. Then what is absolute zero? Minus 273 Kelvin, that is known as absolute zero. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है जो एटम मॉलिक्यूल या आयन का जो ऑर्डर होता है वो डिस्टर्ब होता है और डिस्टर्ब होने के बाद डिफेक्ट आ जाता है जिसे आप इम्परफेक्शन इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट is of two types. First, electronic defect. Second, atomic defect. In case of electronic imperfection, electrons are not arranged in mannered order. इलेक्ट्रॉन जो हैं क्रम में ये क्रिस्टल लैटिस में नहीं होते। एटॉमिक इम्परफेक्शन में एटम मॉलिक्यूल और आयन आर नॉट अरेंज्ड इन वेल मैनर्ड ऑर्डर। आगे आप देखेंगे कि है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक क्या है? जिसमें जो इसका केमिकल फार्मूला है उसी केमिकल फार्मूले पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हैं वो शो करते हैं। जैसे हम लेते हैं आपका CaCl2, अब यहाँ A1:2 अगर ये है तो ये स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन है। लेकिन इस स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन में डिफेक्ट आता है। पहला डिफेक्ट है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड इनमें पाया जाता है। यह मैंने जो गोला बनाया है जिसमें कि हमने A और B से आयन को डिनोट किया है। A को मैंने कटायन माना है और B को एनायन माना है। पहली लाइन में आप देख रहे हैं कि AB सीरियल में अपने क्रिस्टल पॉइंट पर ए मौजूद है। लेकिन दूसरी लाइन में देख लीजिए कि यहाँ एक गोला हमने वैकेंट छोड़ दिया। यह गोला किसका है? कटायन का है, A+ का। A+ को मैंने कटायन माना है और B- को मैंने एनायन। अब यहां पर कैटायन जो है मिसिंग है। इसमें आप देखिए एनायन मिसिंग है, एनायन मिसिंग है। लेकिन इस डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों इक्वल नंबर में मिसिंग होंगे, इसलिए डेंसिटी तो घटेगी लेकिन यह क्रिस्टल आपका न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना एनायन मिसिंग है उतना ही कैटायन भी मिसिंग है। एनायन और कैटायन दोनों बार अगर दो तो 2 कैटायन 2 एनायन, 3 कैटायन 3 एनायन। यहां मैंने इस डायग्राम में 2 लिया है। ये हमारा कैटायन है
और ये भी हमारा कैटायन है, 2 कैटायन मिसिंग बना दिया मैंने, और ये देखिए 2 एनायन बना दिया। तो इसके न्यूट्रल कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना कैटायन गायब है क्रिस्टल से उतना एनायन है। तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अब हम दूसरा आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पर। ये डायग्राम फ्रैंकल डिफेक्ट का शो कर रहा है। इसका एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है। इसमें आप देखें यहां भी वही लेटर मैंने लिया है, ए को कैटायन और बी को एनायन। यहां पर ये देखिए ये गोला वैकेंट मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब कि यहां से कैटायन मिस कर रहा है, निकल गया, बाकी ये सब है, ठीक है। लेकिन ये कैटायन क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, किसी इंटरस्टीशियल पोजीशन पर ये कैटायन जाकर के एडजस्ट हो जा रहा है। इस तरह से ये होल तो बन गया, लेकिन यह कैटायन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला, इसलिए इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, न डेंसिटी डिक्रीज की ना डेंसिटी इंक्रीज की। थर्ड है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल कहते हैं इन बिटवीन टू। जब कोई एक्स्ट्रा आयन लैटिस में मध्य में आकर के ये जो वैकेंट प्लेस है इसमें आ जाए, ये फॉरेन आयन है, एक्स्ट्रा आयन है, दैट इज सिचुएटेड इन इंटरस्टिशियल पोजीशन, द डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज one extra ion is situated in this area, and this type of defect is called as interstitial defect. दूसरा डिफेक्ट ग्रुप आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। अब सबसे पहले आप नॉन स्टोकियोमेट्रिक जान लीजिए। जैसे एक कंपाउंड हम लिख रहे हैं FeO, देखने में लग रहा है कि Fe जो है 1 है और ये भी 1, लेकिन इसका जो कंपोजिशन परसेंटेज होता है FeO का 0.94, समटाइम्स 0.84 O। तो अब यहां पर देखें इसका जो रेशियो Fe और ऑक्सीजन का है, ये रेशियो इसके इस फार्मूले से के सिमिलर नहीं है, इस फार्मूले के सिमिलर नहीं है। ऐसे कंपाउंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के डिफेक्ट आ रहे हैं। पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एनायन वैकेंसीज। अब इस डायग्राम में आप देख लीजिए, यहां पर हमने मेटल को यम से किया है, यम मीन्स मेटल, और यक्स ये हमारा एनायन है। इस डिफेक्ट में हमको ये बताना है कि अगर मेटल यम प्लस ये एक्सेस हो रहा है तो भी डिफेक्ट आया। अब इस डायग्राम में आप देखिए यम प्लस यक्स माइनस, यम प्लस यक्स माइनस, लेकिन यहां पर देखिए यक्स माइनस यम प्लस। अब ये बीच का मेटल मिसिंग है और इसके बाद ये हमारा यम प्लस हो गया। अब यहां पर देखिए मेटल का नंबर ये एनायन के नंबर से अधिक हो रहा है, मेटल एक्सेस हो रहा है। इसका जो न्यूट्रल परफॉर्मेंस है, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये न्यूट्रल हो जा रहा है। यहां पर मेटल आयन दैट इज मिसिंग, so this type of defect is called as metal excess defect. दूसरे में मैं देख रहा हूं डायग्राम शो कर रहा है कि ये तो एनायन हुआ, ये मेटल आयन हुआ, ये वैकेंसी आ गई। किसकी वैकेंसी होगी? ये वैकेंसी एनायन की होगी, और यहां फिर हमारा मेटल आयन बन गया। ठीक, मेटल आयन बन गया। अब आप देख लीजिए मेटल आयन एक्सेस हो रहा है इन कंपैरिजन टू एनायन।
इन कंपैरिजन टू एनायन, क्योंकि एनायन यहां से मिस कर गया। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जो है ये कैटायन का इलेक्ट्रिकल चार्ज ये बैलेंस कर रहा है, इसलिए यह कंपाउंड आपका न्यूट्रल हुआ। अब हम सेकंड पर आते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। अब आप यहां देखें कि ये जो आयंस है इनके बीच का जो ये प्लेस है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल माने इन बिटवीन टू, अंतराली इसको हिंदी में कहा जाता है। यहां पर आप देखिए एक एक्सेस मेटल आयन आ गया, यहां पर एक एक्सेस मेटल आयन आ गया। अब ये एक्सेस मेटल आयन अब ये बैलेंस होगा, इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, इसलिए यह भी आपका न्यूट्रल हुआ। यह डिफेक्ट आ रहा है, एक्सेस मेटल आयन कम्स फ्रॉम आउटसाइड। थर्ड है मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज, यहां भी मैंने एम और एक्स लिया है मेटल और एनायन के लिए। ये देखा गया मैंने कि यम जो है यहां से निकला, यम एक्स यम जो है मिसिंग है यहां पे, इसके बाद फिर एक्स है। लेकिन यह मेटल आयन बाहर नहीं गया क्रिस्टल के, ये दूसरे मेटल आयन के साथ ज्वाइन हो गया, इसीलिए हमने यहां लिखा M2 प्लस। तो यहां पर एक होल बन जा रहा है और ये मेटल आयन ये इसके साथ आ गया। अब आप कहेंगे कि जब यहां पर दो आयन आ गए, दो कैटायन आ गए, तो इसका चार्ज जो है बैलेंस होगा। आप काउंट कर लीजिए जितने आपको टोटल मेटल, यहां आप इसको दो गिनेंगे, जितने आपके मेटल आयन हुए उतने आपके एनायन भी होंगे। तो अब ये कैटायनिक वैकेंसी हो गई, और ये कैटायन आपके इस पोजीशन पर आ गया, इसलिए ये भी डिफिशियंसी नॉन स्टोकियोमेट्रिक है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक इसलिए कहा जाएगा कि ये कैटायन और एनायन का जब आप रेशियो लेंगे तो जिसका फार्मूला होगा उस फार्मूले पर ये नहीं आएगा, सो इट इज आल्सो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में दो आते हैं, पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पहला है मेटालिक कंडक्टर। हमने आपको पहले बताया है मेटालिक सॉलिड में कि कैटायंस आर अरेंज्ड इन सेंटर, ए प्लस चार्ज है और यह प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन सी में रहता है, इलेक्ट्रॉन समुद्र में रहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट है यही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, सो मेटल्स आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रीली मूवमेंट नहीं करते, और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट नहीं करते तो ये इंसुलेटर हो जाते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका कारण यह है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूवमेंट में नहीं है, इसीलिए एक इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर हैं। जैसे वायर है, वायर के ऊपर केबल है, केबल के ऊपर आप लगाते हैं रबर ट्यूबिंग, और रबर ट्यूबिंग ये नॉन कंडक्टर है,
उसी को कहते हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर। जैसे अभी आपने डिफेक्ट पढ़ा, जैसे वैकेंसीज हो गई, होल हो गया। अब इस होल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ दूर तक, कुछ डिस्टेंस तक ये फ्लो कर जाते हैं, और इस फ्लो करने के कारण ये आपका हो जाता है सेमी कंडक्टर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो बातें लेते हैं हम। एक तो वे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पर अट्रैक्ट हो जाए, और एक वे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड में फीबली रिपेल हो जाए। इस आधार पर कंपाउंड्स को सबसे पहले हमने लिया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। जैसे अब इसका ऑर्बिटल बना रहे हैं, ऑर्बिटल में हमने एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड हो गया, दूसरा ले रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका एग्जांपल है टिटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। सेकेंड है डायामैग्नेटिक। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर इन दीज एलिमेंट्स और इन दीज कंपाउंड्स। एग्जांपल Zn, Cd, Hg। अब इसको आप इस तरह से देखें, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड हैं। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फीबली ये रिपेल हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायामैग्नेटिज्म। थर्ड है हमारा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड्स और लाइज इन अपवर्ड स्पिन। सब के सब जो है अपवर्ड स्पिन में है। इसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक्सेट्रा। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में एक इलेक्ट्रॉन आपका अपवर्ड स्पिन में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इस तरह से इसका जो डाइपोल है बैलेंस हो जा रहा है। डाइपोल जो है इसका बैलेंस हो जा रहा है। इसे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के क्राइटेरिया में रखते हैं, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड ये। और लास्ट है फेरीमैग्नेटिज्म। यहां पर डाइपोल है, एक हमने इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन का बनाया और दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। यहां अनइक्वल है, एक फिर अपवर्ड स्पिन बनाया और दो हमने क्या किया, डाउनवर्ड स्पिन बनाया। इसका एग्जांपल है Fe3O4। इसको कहते हैं फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। इसका जो इस तरह से भी आप जान सकते हैं FeO इंटू Fe2O3, यह इसका कंपोजिशन है Fe2O3, दैट इज नोन एज फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। एंड the dipole is due to spin of electron that is unequal. That's all about magnetic property of these compounds. सारे लेक्चर्स में सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया मैंने 4 पार्ट में। मैंने आपको बताया था कि आप इसको देखें, वीडियो से इसके नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद जो बातें अभी समझ में ना आई हों आप उसे कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। एक दिन मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, आज फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर
नोट कर लीजिए 8808802338। हमारे लेक्चर सिलेबस के अनुसार हैं। हमने सिलेबस का पॉइंट छोड़ा नहीं है, हम टोटल सिलेबस आपका कवर करेंगे। लेकिन आप लेक्चर वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करिए, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका मंगला प्रसाद सिंह। जय हिंद।